हाँ नहीं समझ आती मुझसे बार बार डिस्कस करें। इसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है और ये मैं हमेशा पेपर में क्या करता हूँ, सॉरी क्लास में कहता हूँ, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर गया पेपर में वो पेपर पास कर जाता है। बाकी चीज़ें आ रही होती हैं, भाई ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा मतलब क्वेश्चन है जो इजीली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे बहुत केयरफुली इसको लेके चलना है ताकि इसमें कंफ्यूजन्स ना रहे आपकी। और ये टोटल 5 चैप्टर पे मबनी है ये टॉपिक मेरा, इसलिए इसके नोट्स अच्छी तरह बनाना, साथ साथ जैसे मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ वैसे नोट्स बना लेना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड दैट इज कंसोलिडेशन। और आपने मेरे साथ ज़रा थोड़ा सा कोऑपरेट करना है इस पॉइंट ऑफ से, जो मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपसे आपके जो माइंड्स में है वो ना रहे। सो पहले तो बताइए कंसोलिडेशन है क्या आपके माइंड में, आप लोगों के माइंड में क्या आता है कंसोलिडेशन जब मैं वर्ड यूज करता हूँ? जी एनी स्टूडेंट? देख लो खामोश हो जाते हो। जी बीनेश आप बताओ, मैं नाम लेके पूछता हूँ। कंबाइन। कंबाइन, ठीक है। अच्छा तो चलो मैं इसको और आसान कर देता हूँ कि क्या मैं कंसोलिडेशन को ये कह सकता हूँ कि कंसोलिडेशन जो है ये मर्जर है, कॉम्बिनेशन है कंपनीज का, कह सकता हूँ इसमें? यस सर। हाँ जी बिल्कुल, बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन प्लीज़ यही चीज़ मैं कन्फ्यूजन ज़रा दूर करने के लिए ये क्वेश्चन किए थे, ज़रा एक चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। बेसिकली मर्जर इज समथिंग एल्स। मर्जर इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर कंपनीज, जहां पर आपकी कंपनीज दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, उसको हम मर्ज कहते हैं, मर्जर कहते हैं। और मर्जर में वो उसी नाम से फिर काम करती हैं जिसमें मर्ज हुई होती है। मिसाल के तौर पे इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं अमलगमेशन, और एक कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये दोनों की मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको प्रूफ दूंगा। अमलगमेशन में क्या होता है कि व्हेन टू कंपनीज, टू और मोर, चलो इस तरह कर लें, लेकिन समझाने के लिए मैं टू का वर्ड यूज कर रहा हूं कि व्हेन टू कंपनीज कंबाइन in such a way so that the both companies will lose its legal entity and work in the new name। यानी जहां पर दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी मिलती हैं, अपनी अपनी लीगल एंटिटीज जो हैं वो खत्म कर देती हैं और नए नाम से बिजनेस शुरू कर देती हैं कंबाइन होकर, अब उसको हम नाम देते हैं मर्जर, ठीक है। मिसाल के तौर पे दुनिया में का एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ये असल में दो मर्जर हुए थे और फिर एक मर्जर हुआ था तो बहुत बड़ी कंपनी बनी थी। ये 5 कंपनी थी इसके बैक एंड पे। एक कंपनी कभी हुआ करती थी किसी दौर में ग्लेक्सो, जिसको ग्लेक्सो भी पढ़ते थे लोग, इट्स ओके। और एक कंपनी हुआ करती थी वेलकम। ये अलग अलग कंपनी थी, ये डबल एल से लिखा करते थे, सिंगल एल से नहीं लिखते थे, ठीक है। ग्लेक्सो वेलकम, इन दोनों का मर्जर हुआ और मर्जर होने के बाद एक नई कंपनी बन गई ग्लेक्सो वेलकम के नाम से। अच्छा अब यहां पर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर तो अभी ये कह रहे थे कि अपनी एंटिटी लॉस्ट कर देती, कहां लॉस्ट किया? भाई लॉस्ट कर दिया क्योंकि कंपनी की अपनी सील होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर कंपनी ग्लेक्सो के साथ में दी का वर्ड भी लगा दूं तो ग्लेक्सो का एग्रीमेंट कैंसिल कुछ तस्वर होंगे।
यानी इतना फर्क होता है। ये तो ग्लेक्सो वेलकम एक नया नाम बन चुका है कंपनी का। हाँ, अब ये नाम उन्होंने सेम इसलिए रखे कि एंटिटी है उनकी। अब वो ये शो कर रहे हैं कि दो, और उस वक्त ये बताऊं इनमें से एक शायद, मुझे आप एक्चुअल तो इस वक्त माइंड में नहीं, आई थिंक वेलकम दुनिया की उस वक्त लार्जेस्ट कंपनी थी। तो इन दोनों, जब दो बड़ी कंपनीज मिलकर दो जॉइंट मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो ये एक इंडिकेशन है। तो ये याद रखिएगा, जहां ग्लेक्सो लिखा हुआ था जिन फैक्ट्रीज में, वहां पे भी ग्लेक्सो वेलकम लिखा गया, और जहां सिर्फ वेलकम लिखा गया था वहां पर भी ग्लेक्सो वेलकम हो गया। दोनों ने अपनी एंटिटी लॉस्ट कर दी, अब एक कंपनी हो गई। ठीक हो गया। इसी के साथ एक और मर्जर हुआ था इसी में। एक कंपनी हुआ करती थी स्मिथ, एक हुआ करती थी क्लाइन, KLINE, और एक बीचम। ये सेपरेट कंपनी हुआ करती थी फार्मास्यूटिकल। और यहां पर इन तीन कंपनीज का मर्जर हुआ था। स्मिथ, क्लाइन और बीचम तीनों कंपनीज मिल गई और नई नाम से बिजनेस शुरू कर दिया, SKB। अब देखो यहां SKB में ये तो नहीं सब लोगों को पता ना कि इसमें S स्टैंड्स फॉर क्या है, स्वाय उनके जिनको ये मर्जर का अंदाजा है। ठीक है। तो अब ये एक नए नाम से काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा मर्जर था। उसके बाद ये दो मर्ज हुई कंपनीज का भी मर्जर हो चुका। आजकल जो कंपनी है उस पर आप कोई मेडिसिन लाओ तो देखो आप उस पर वर्ड GSK लिखा हुआ। ठीक है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ तीन लफ्ज नजर आते हैं, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, दो खत्म हो गए। तो ये ऐसा नहीं है खत्म हो गए, वो सारे मर्जर के अंदर इंक्लूड है। बस वट एवर द अमाउंट ऑफ नेम विच हैज बीन एग्रीड बिटवीन देम इज नोन एज amalgamation. Very simple. What is absorption? Absorption is the way where one company merges the other company in such a way that one company has lost its entity entirely. ठीक है। यानी जिसको टेक ओवर कहते हैं, टेक ओवर करना। एक कंपनी इस तरह दूसरी कंपनी में मर्ज होती है कि वो उसकी अपनी एंटिटी ही लॉस्ट हो जाती है, जबकि दूसरी कंपनी की एंटिटी लॉस्ट नहीं होती। मिसाल फॉर एग्जांपल, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यू नो, इस एक मल्टीनेशनल बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये अब भी है, और एक कभी बैंक हुआ करता था प्राइम बैंक के नाम से, और बड़ा एग्रेसिव बैंक था प्राइम, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक। ये अब नहीं है। एक्चुअली यूनियन बैंक को टेक ओवर कर लिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। यानी इन अदर वर्ड यूनियन बैंक मर्ज हो गया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। इस तरह मर्ज हुआ कि यूनियन बैंक की एंटिटी खत्म हो गई, यानी इसका नाम सिरे से खत्म हो गया, और जो ब्रांच यूनियन बैंक की थी वहां पर भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिख दिया गया। ठीक है। ये दो सिचुएशन जो है इसको आपको जेहन में रखिएगा, ये मर्जर होती है। ठीक है। मर्जर हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो या एमलगमेशन के थ्रू हो, वो सिंगल कंपनी बन चुकी होती है। जैसे आपको नजर आ रही है ये एक कंपनी है। तो अब इसके जो अकाउंट्स बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, मुझे बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सब की अलग-अलग बन रही है या सिर्फ GST की बन रही है? अब आप मुझे जवाब दे दो। सिर्फ GST की बनेगी सर। यस, गुड। अब तो सिर्फ बनेंगे ही GSK की, क्योंकि कंपनी एक है। अब आइएगा जरा कंसोलिडेशन की तरफ, ताकि ये कंफ्यूजन निकल जाए। कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द अकाउंट्स, नॉट द मर्जिंग ऑफ कंपनीज। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज के अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाता है और एक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, उसको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कहते हैं। इसमें कंपनीज का मर्ज होना जरूरी नहीं है। हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो तो अभी हम पढ़ेंगे। मैं तो अभी सिर्फ नाम से थोड़ा सा क्लैरिटी कर रहा था कि एक कंपनी और है, दूसरी कंपनी और है, तीसरी कंपनी और है, और लेकिन चूंकि इसका ग्रुप एक है, एक ही ग्रुप में आती है, तो वो ग्रुप तमाम अपनी कंपनीज के अकाउंट्स को मर्ज भी करता है। लेकिन ये याद रखना है कि हर कंपनी अपने अकाउंट्स बना रही है, हर कंपनी अपने अपने अकाउंट्स बना रही है फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग अ ग्रुप and a strength to the users of financial statements.
आप क्या करते हो कि उन तमाम अकाउंट्स को कंबाइन करके एक मेजर ग्रुप बना लेते हो, एक मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। इसलिए कंसोलिडेशन को मैं बिल्कुल मुख्तसर लाइन में दोबारा इसी तरह रिपीट करूंगा। कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द अकाउंट्स रादर देन टू मर्ज द कंपनीज। कंपनीज सेपरेट हैं, अपना अपना काम करेंगी और ये कभी भी सेपरेट कंसीडर यानी कंबाइन कंसीडर नहीं होंगी। लेकिन स्टैंडर्ड जो है इस पे जो हमारा अप्लाई होता है, एक तो IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर IFRS 10 है, फिर IAS 28 है, 27 है। 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इस पे हमारे अप्लाई होते हैं, जो कि हमें ये रूल बताते हैं कि कौन सी कंपनी कंसोलिडेशन कर सकती है और कौन सी करनी चाहिए, किसके लिए मस्ट है, किसके लिए मस्ट नहीं है। वो सारे रूल्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने एक नाम तो सुना होगा, अक्सर सुनते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, लाइक सैगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब सैगल ग्रुप का जब मैं नाम लेता हूं तो सैगल के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री भी आती है, मैपल लीफ सीमेंट इंडस्ट्री सैगल ग्रुप के अंडर आती है। इसी तरीके से आपकी और कई कंपनी जो हैं वो इसके अंडर आती हैं। बेस्ट वे ग्रुप है, उसके अंदर टेक्सटाइल भी है, बेस्ट वे के अंदर आपका सीमेंट भी है, बेस्ट वे के अंदर शायद कोई और इंडस्ट्रीज भी हैं, मतलब बेशुमार ग्रुप्स हैं। तो ये अलग-अलग कंपनीज हैं, फॉर द सेक ऑफ अ ग्रुप हम उसको कंबाइन करते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से बनाते हैं, उसकी तरफ आते हैं। देखिए अब यहां से मैं थोड़ा लेके चलता हूं। एक कंपनी है, ए लिमिटेड, और एक कंपनी है बी लिमिटेड। व्हेन ए कंपनी बाइज शेयर इन बी लिमिटेड, ए लिमिटेड कंपनी बाय करती है शेयर बी लिमिटेड में, और इतने शेयर बाय करती है कि उसके पास कंट्रोल आ जाता है, यानी इस कंपनी का कंट्रोल जो है वो ए लिमिटेड के पास आ जाता है। अगर टेक्निकली देखो तो कंट्रोल कब आएगा, आप बताइए कब आना चाहिए कंट्रोल? 50% से ज्यादा शेयर्स जब लेगी। एब्सोल्युटली। अगर मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि वोटिंग राइट है ना, यानी जब इस कंपनी के कम से कम 51% शेयर, मैं यहां पर 50% से ज्यादा का वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे 50.1% भी हुआ तो कंट्रोल आ जाता है ना। तो जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर ले, तो अब इसके पास इतना कंट्रोल आ चुका है कि वो इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। तो याद रखिए, जिस कंपनी ने शेयर एक्वायर किए हैं उस कंपनी को हम नाम देते हैं पेरेंट कंपनी, या इसको होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। और जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं उसको हम सब्सिडियरी कंपनी का नाम देते हैं। यानी अब ये कह सकता हूं कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट हो गया वो पेरेंट और सब्सिडियरी का है, ठीक है। ये तो पहला चीज आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर आपने शेयर एक्वायर किए हैं लेकिन इतने शेयर एक्वायर नहीं किए कि आपके पास कंट्रोल आ जाए, लेकिन इतने हैं कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए हम नॉर्मली कहते हैं कि बिटवीन 20% टू 50% शेयर। अगर ए लिमिटेड जो है वो 20% से 50% शेयर खरीद ले बी लिमिटेड के, तो उस वक्त फिर ये कंट्रोल ए लिमिटेड के पास तो नहीं आया, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इनके दरमियान जो
रिलेशन बनता है वो पेरेंट, ये तो पेरेंट कंपनी बनेगी, लेकिन इस कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी का नाम देंगे। इस सिचुएशन में ये कंपनी सब्सिडरी नहीं होगी, इस शैल बिकम एन एसोसिएट कंपनी। और यहां पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वो IAS 28 है, जो इसी कंसोलिडेशन प्रोसेस में हमने पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पहले स्टेप पे हम एसोसिएट को छोड़कर पढ़ेंगे और फिर अगले स्टेप पे एसोसिएट को भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है जी। लेकिन अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, अगर एक कंपनी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर्ड नहीं किए, लाइक 45% शेयर एक्वायर किए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ए लिमिटेड मैं कह सकूं कि ए लिमिटेड का कंट्रोल आ चुका है बी लिमिटेड पर? एनीवन? देखो सीधी सी बात की है ना अभी तो हमने कि 50% से ज्यादा शेयर होने चाहिए, ठीक है। शेयर का कहीं जिक्र तो स्टैंडर्ड ने तो नहीं किया। स्टैंडर्ड ने जो वर्ड यूज किया वो मैंने आपके सामने लिखा है। स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया कंट्रोल। अब कंट्रोल को IFRS 3 क्या डिफाइन करता है? वो कहता है जी कि कंट्रोल इज अ पावर। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल को कहता है पावर टू रिमूव और अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। इस लाइन को गौर से देखिएगा और इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि ए लिमिटेड के पास इतनी पावर आ जाए कि जिससे वो बी लिमिटेड के डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकता हो और नए डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकता हो। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि कब ऐसा मुमकिन है? %50 शेयर से ज्यादा। डन हो गया। आपने कहा जहां ग्रेटर देन 50% हो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट पे लाना चाहता हूं आप लोगों को। नंबर 2, टू रिमूव और अपॉइंट ऑडिटर ऑफ अदर कंपनी या एक्वायर्ड कंपनी। अगर मैं ये लाइन लिखता हूं, स्टैंडर्ड की लाइन लिखता हूं अपने वर्ड्स में, तो बताओ इसका मीनिंग भी क्या मैं सेम नहीं रखूंगा? आप रिमूव करने के लिए भी तो 50% से ज्यादा पावर चाहिए ना आपको। नंबर 3, पावर टू चेंज ऑपरेटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज of other companies। जी बताइए ये भी कब मुमकिन है? 50%। ये भी कब मुमकिन है? अब मसला हल हो गया। जब मैं स्टैंडर्ड की वर्डिंग की तरफ आता हूं, मैंने अभी आपसे कहा स्टैंडर्ड ने कहीं शेयर की तो बात ही नहीं की कि जी 50% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हर जगह 50% क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये बात करता है जी कि रिमूव अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, 50% आपके पास 50% से ज्यादा आपके पास क्या होने चाहिए? 50% से ज्यादा। जैसे आपने कहा, अब्दुल्ला ने मुझे जवाब दिया था जी कि 50% ज्यादा शेयर होने चाहिए। मान ली बात, रिमूव अपॉइंट ऑडिटर 50% ज्यादा शेयर होने चाहिए। चेंज ऑपरेटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी अदर कंपनी 50% से ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब है कि 50% या उससे कम होंगे तो उसका कंट्रोल नहीं है।
मेरा क्वेश्चन फिर दोबारा ला रहा हूं उसी में, अगर एक ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 45% शेयर खरीदे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए लिमिटेड के पास कंट्रोल है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ए लिमिटेड के पास कंट्रोल आ जाए? हाँ सर। नो, ऐसा ही है, आप यही कह रहे हो ना? कोई ऐसा है जो यस कर सकता हो? ये सर पॉसिबल है। जी, सर पॉसिबल है कि अगर वो अपने साथ कुछ और लोगों को मिला ले, और लोगों को मिला ले, ठीक है। वो अपने साथ मिला ले अपनी तरफ। पहली बात तो जी बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन अप कर देता हूं, आप पॉइंट पे आ चुके हो। पहली बात तो ये है कि कहीं पर मैंने बार बार ये लाइन यूज की है, स्टैंडर्ड ने शेयर्स की बात ही नहीं की। ये जो अगर आप ये कहते हो कि जी 50% से ज्यादा शेयर होना जरूरी है, ये तो अंडरस्टूड है ना भाई, जिसने 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं दूसरी कंपनी के, उसमें तो दो राय है ही नहीं, उसके पास ऑटोमेटिकली पावर आ चुकी है। लेकिन स्टैंडर्ड ने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर की बात की है, शेयर्स की बात नहीं की। अब अगर एक कंपनी ने 45% शेयर खरीदे हैं दूसरी कंपनी के, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके पास इतने शेयर्स हैं कि वो 50% से ज्यादा, यानी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, थ्रू एग्रीमेंट, दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो, सॉरी शेयर होल्डर हैं, वो उसको कहते हैं जी आप अपनी मर्जी से, हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको यूज करें और वोट कास्ट करें, और उसको ऐड करके अगर 50% से ज्यादा हो जाता है, इवन दैट शेयर्स आर लेस देन 50%, बट देयर इज अ कंट्रोल। तो बेसिक चीज आपने ये याद रखनी है कि कंट्रोल का वर्ड है, ठीक है। कंट्रोल का वर्ड पावर से लेते हैं, जहां पर आप ये चीजें चेंज कर सकते हो। तो लेकिन क्वेश्चंस की हद तक एग्री करता हूं, जितने क्वेश्चन करोगे वहां आपको शेयर होल्डिंग 50% ही मिलेगी। प्रैक्टिकली देख लो, एतिसिलात ग्रुप जो है, एतिसिलात ग्रुप जो है, इसने पीटीसीएल के कितने शेयर खरीदे हुए हैं? 44% आई थिंक, 50% नहीं है, लेकिन कंट्रोल इसके पास है, पीटीसीएल के पास नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहीं जरूरी नहीं है कि कंट्रोल के लिए 50% से ज्यादा शेयर्स का होना जरूरी है। वोटिंग पावर आ गई, वोटिंग राइट आपके पास 50% ज्यादा हो गया, चाहे वो थ्रू एक्ट ऑफ एग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाए, किसी भी फॉर्म में, प्रॉक्सी की फॉर्म में हो जाए, वो सारे का सारा उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब उसके पास पावर आ गई, ठीक है। व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? जहां आपके पास पावर नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि दूसरी पार्टी को आप प्रेशर यानी डालकर उसका डिसीजन चेंज करवा सकते हो, जिसको आप कह सकते हो प्रेशर ग्रुप बन जाना, ठीक है। यानी आपके पास इतनी पावर तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास सिचुएशन है कि आप दूसरी कंपनी को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि आप जब डिसीजन लें तो इन चीज़ों को अकाउंट फॉर करें। और उसके लिए मिनिमम शर्त ये होती है कि 20% शेयर, या शेयर्स की बात बेशक छोड़ दो, वोटिंग राइट हो, और मैक्सिमम 50% हो और उससे एक्सीड ना करें, ठीक है। वहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंसोलिडेशन करना, कंसोलिडेशन अभी हमने पढ़ा है कि मर्जिंग ऑफ अकाउंट्स, क्या ये जरूरी है? और अगर जरूरी है तो किसके लिए जरूरी है? किन कंपनीज के लिए ये जरूरी है कि ये कंसोलिडेट करें? देखिए एक चीज याद रखिएगा, एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी का मस्ट कंसोलिडेट द अकाउंट्स along with their own individual account। ये याद रखना है, इंडिविजुअल यानी सेपरेट अकाउंट्स भी आएंगे, कंसोलिडेटेड भी आएंगे, लेकिन पब्लिक लिमिटेड के लिए तो मस्ट है, मस्ट का वर्ड मैंने यूज किया। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
अगर वो कंसोलिडेट करना नहीं चाहती तो स्टैंडर्ड कहीं पर उसको ये नहीं कहता जी आप इसको लाजमन जो है वो कंसोलिडेट करो। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, वो कर भी सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यानी किसी काम को रोका नहीं जा रहा, लेकिन यानी करने से नहीं रोका जा रहा, लेकिन ये है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए अब यहां पर एग्जेम्पशन किसको है, यानी कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कंसोलिडेट ना भी करें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इज पेरेंट कंपनी, यानी जो मेन कंपनी है पेरेंट कंपनी वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो इसके लिए एग्जेम्पशन है कि वो करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। नंबर 2, द कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड but at same time it is subsidiary of another parent, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। प्रैक्टिकली आते हैं, आपका बहुत बड़ा ग्रुप है दुनिया में, ऑडी, ये कार भी है, ऑडी एक ब्रांड नेम भी है, लेकिन ये ग्रुप भी है, ऑडी ग्रुप। बेसिकली ये लग्जरी कार्स बनाती हैं, आपकी मोटरसाइकिल्स बनाती हैं हैवी, जो स्पोर्ट्स में यूज होती हैं, स्पोर्ट्स कार्स भी बनाती हैं। अच्छा, अब ये कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, ये पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड भी है। इसके नीचे कई सब्सिडियरी कंपनीज है, नॉट ए वन, यानी इसके अंदर S1, S2, S3 एंड सो ऑन, कई सब्सिडियरी कंपनीज हैं। सो आई कैन से Audi Group is a parent group company, Audi is a parent company। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये पढ़िएगा, द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर पेरेंट। अब ऑडी कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? वॉक्सवैगन ग्रुप। अब वॉक्सवैगन इज द पेरेंट कंपनी एंड ऑडी कंपनी इज अ सब्सिडियरी कंपनी। अब ऑडी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ऑडी कंपनी पेरेंट भी है और सब्सिडियरी भी है। अगर ऐसी कंपनी जो पेरेंट भी हो और सब्सिडियरी भी हो, उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि वो अकाउंट्स को कंसोलिडेट करे। लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऑडी कंपनी अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करती है, लेकिन किसी इसको वैसे एग्जम्पशन है, अगर ना भी करना चाहे तो स्टैंडर्ड इसको अलाउ करता है कि आप बेशक इसको ना मत करो। ठीक है, अब आगे आइएगा नेक्स्ट में। आज के जरा लेक्चर में हमने ये थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करना जो बहुत जरूरी होता है। अब प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती है, यानी इस स्टैंडर्ड के आने से पहले या रूल्स आने से पहले प्रॉब्लम क्या थी? कंपनीज कभी कंसोलिडेट कर दिया करती थी, कभी नहीं करती थी, और उस ना करने की लॉजिक क्या देती थी? मिसाल के तौर पे कोई एक ग्रुप है आपका, ए ग्रुप, उसके अंदर एक सब्सिडियरी कंपनी है बी कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी है सी कंपनी। अच्छा, एक कंपनी जो है जो ग्रुप के नाम से है
ये आपकी शुगर इंडस्ट्री में काम कर रही है। बी कंपनी आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है। सी कंपनी भी, चलो सीमेंट ले लो, फर्टिलाइजर ले लेते हैं। ए कंपनी ने बी कंपनी के 75% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं और ए कंपनी ने सी कंपनी के 80% शेयर एक्वायर किए। इस मुनासबत से मैं कह सकता हूं कि ए कंपनी इज द पेरेंट ऑफ बी कंपनी, ए कंपनी इज द पेरेंट ऑफ सी कंपनी। एक पेरेंट कंपनी के कई सब्सिडरी कंपनीज हो सकती हैं। प्रैक्टिकली दुनिया में जो लार्जेस्ट ग्रुप है उनकी तो 100 से भी ज्यादा सब्सिडरीज होती हैं। ये तो हम क्वेश्चन में एक आधी पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सब्सिडरीज होती है। तो अब आप ये इसके मुताबिक देखें तो ए कंपनी ने बी कंपनी के 75 एक्वायर किए तो ए कंपनी पेरेंट हो गई और इसके लिए भी पेरेंट है और ये दोनों सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो मुझे बताइए अकाउंट्स कंसोलिडेट कौन करेगा, ए, बी और सी? बोले। Who will consolidate the accounts? पहले तो ये बताइए। ए कंपनी। ठीक है, यानी ए कंपनी विल कंसोलिडेट द अकाउंट्स। अब ए कंपनी के सेपरेट अकाउंट्स हैं, बी के सेपरेट अकाउंट हैं, सी के सेपरेट अकाउंट हैं। इसका मतलब जब कंसोलिडेट होंगे तो अकाउंट्स की जो फॉर्म होगी वो ए प्लस बी प्लस सी होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तीनों अकाउंट्स को इकट्ठे करके एक अकाउंट बनाने होते हैं, ये तीनों कंबाइन होकर बनेंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, ए कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, शुगर। बी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सीमेंट। और सी कंपनी का फर्टिलाइजर है। तो कई कंपनीज क्या करती थी पहले, जब नेचर ऑफ बिजनेस उनके डिफरेंट होते थे तो वो कंसोलिडेट नहीं करती थी। अब स्टैंडर्ड इसको अलाउ नहीं करता। स्टैंडर्ड कहता है कि बेशक डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस हो, आपने तब भी इसको कंसोलिडेट करना है। इट मस्ट बी कंसोलिडेटेड, इसको लाजमन कंसोलिडेट करना है। ठीक हो गया। दूसरी रीजन ये भी होती थी पहले कि जैसे अभी इसी सिचुएशन में ए कंपनी के जो हैं वो प्रॉफिट्स हैं 700 मिलियन, बी कंपनी जो है उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 100 मिलियन है, लेकिन सी कंपनी जो है वो लॉस दे रही है 60 मिलियन का। जब मैं कंसोलिडेट करूंगा तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। जब मैं कंसोलिडेट करता हूं तो ये 800 में से 60 लेस करें तो 740 हो जाता है। तो ये ओवरऑल पोजीशन जो है वो डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, कई दफा ऐसा भी होता है कि ये लॉस इससे भी ज्यादा है कि ये इंडिविजुअल कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है और कंसोलिडेटेड कम है। ये भी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज रिमेंबर ये चीज जो मैंने आपके सामने लिखी है ये बहुत जरूरी है कि पहले कंपनीज जब लॉस होती थी, लॉस होता था या फाइनेंशियल पोजीशन डिक्लाइन होती थी तो वो कंसोलिडेट नहीं करते थे, और जब बेहतर होती थी तो कंसोलिडेट कर देते थे। तो दिस इज मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग। इसको भी स्टैंडर्ड ने टोटली मना कर दिया। आपने कहा चाहे पोजीशन अच्छी है बुरी है, आप लाजमन अकाउंट्स को कंसोलिडेट करोगे। तीसरी चीज बड़ी लॉजिकल है, थर्ड, और वो ये है कि ईयर एंड क्या तमाम कंपनीज के सेम है? ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जो पेरेंट कंपनी है उसका ईयर एंड 30 जून है और जो आपकी सब्सिडरी कंपनी, कोई एक ले लो, ये आपका सपोज 31 मार्च है और तीसरी कंपनी 31 दिसंबर है। अब जब मैं अकाउंट्स को कंसोलिडेट करूंगा तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
क्योंकि जब आप कंसोलिडेट करते हो तो वो पीरियड जो पेरेंट कंपनी का इंक्लूड नहीं है और सब्सिडरी में इंक्लूड है, तो उसका इफेक्ट उस साल में आ जाएगा। जैसे आजकल कोविड सिचुएशन में अगर मैं इसको कंसोलिडेट करता हूं तो जो 30 जून के बाद ज्यादा फ्लो आया, जो पिछले साल 30 जून के बाद ज्यादा फ्लो आया इसका, और ज्यादा बिजनेस इफेक्ट हुए और ज्यादा लॉकडाउन की तरफ वर्ल्ड दुनिया मूव करके गई। इसका मतलब है कि 30 जून तक इतना इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि मार्च में शुरू हुआ था। तो अगर देखा जाए तो जो अकाउंट्स बन रहे हैं उसमें से 3 महीने का इफेक्ट आना चाहिए, जबकि जो इसका दिसंबर में आ रहा है, क्लोज हो रहा है, उसका तो 9 मंथ का इफेक्ट आ रहा है। तो वो ओवरऑल आपके इफेक्ट को डिस्टॉर्ट कर जाएगा, और ये डिस्टॉर्शन जो है या ये जो इफेक्ट है ये नहीं होना चाहिए। उसकी लॉजिक क्या ये है कि क्योंकि ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो आप फैक्ट बता रहे हो, तो लिहाजा इसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें एक रूल दिया जिसको हम कहते हैं कॉन्टरमीनियस ईयर एंड। इस रूल के मुताबिक, ये वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, थ्योरेटिकली वो पूछ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिक में ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ना, इसका सिर्फ 5% हमारे सिलेबस में है, 5 to 6%। बाकी तो सारा आप सीए फाइनल में पढ़ोगे जाके, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो कॉन्टरमीनियस ईयर एंड में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं कि डिफरेंस इज शेल नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स। यानी ये देखिए, एक जो पेरेंट कंपनी है उसका ईयर एंड, सपोज पेरेंट कंपनी का ईयर एंड जो है वो 30 जून 2018 है, और सब्सिडरी कंपनी का जो ईयर एंड है वो 31 मार्च 2018। लेट्स अज्यूम अब मैंने कंसोलिडेट करना है। अगर स्टैंडर्ड ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ रिपोर्टिंग डेट शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, देन वी शैल कंसोलिडेट these financial statement as at 31st June and 31st March, इसको आप कंसोलिडेट कर दोगे, यानी आप इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नंबर 2, और इनको कंबाइन करके आप एक कंसोलिडेट कर लोगे, लेकिन आफ्टर मेकिंग एन एडजस्टमेंट्स ऑफ, कौन सी एडजस्टमेंट्स? मटीरियल एडजस्टमेंट्स। किस पीरियड की एडजस्टमेंट? जो पीरियड पेरेंट में कवर नहीं होता। अब इसके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक। सब्सिडरी कंपनी का ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। मुझे वो इसमें पीरियड हाईलाइट करना है, इन दोनों को कंपैरिजन करके, जो एस कंपनी में तो है लेकिन पी कंपनी में मौजूद नहीं है। देखो, एस कंपनी की 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ये 1 जुलाई से, अप्रैल मई जून, यानी 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 जून 2017 का पीरियड ऐसा है जो कि पेरेंट के पीरियड को कवर नहीं करता। पेरेंट को बेस बनाना है आपको, ठीक है। सेम इसी तरह ये पीरियड कितना आ रहा है? जून, यानी ये पीरियड एस का पीरियड है, नॉट इन पी। लेकिन अब साल के एंड पे देखो तो इसमें ये मार्च में खत्म हो रहा है और ये जून में, इसमें भी जो 3 महीने बनते हैं, 1 अप्रैल 2017 टू 18 to 30 जून 2018, ये पीरियड पी में है, नॉट इन एस। आपने करना क्या है?
जब डिफरेंस 3 महीने से कम हो या 3 महीने तक हो, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर दो। लेकिन अगर इस पीरियड और इस पीरियड में कोई एडजस्टमेंट आ रही है, उस पीरियड में आपने उसको उसका इफेक्ट या ऐड करना है या एक्सक्लूड करना है। अब इसका तरीका क्या है? अब ये चूंकि पीरियड पी में शामिल नहीं है, तो अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो यहां पर आ रही है उसको माइनस कर दो, वो इसमें नहीं आएगी। और यहां पर अगर आप आओ तो यहां पर अगर कोई आपकी क्या नाम है इसका, पीरियड, इस पीरियड में कोई एडजस्टमेंट आ रही है, चूंकि ये पी में एस में शामिल नहीं है, तो लिहाजा नॉट इन एस, क्लास डिस्टर्ब कर दिया। अब एक दफा काम करवा आते ना, दोबारा देखो बच्चों, दोबारा देखो, मैं इसको आहिस्ता से बोल रहा हूं, सुनिएगा। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट की, वो इस पीरियड की कंसोलिडेट कर दी जो आपको गिवन है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट आती है जो इन डिफरेंस ऑफ पीरियड को कवर करती है, जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए, अप्रैल टू जून 17 और अप्रैल टू जून 18, अगर कोई मटेरियल एडजस्टमेंट आती है जो इस पीरियड में है और एस के अकाउंट में, यकीनी बात है एस का है ना, एस में शामिल है, पी में शामिल नहीं है, एस में शामिल है, पी में शामिल नहीं है, यहां कोई एडजस्टमेंट आती है तो आप इसमें से माइनस कर दो, यानी वो एडजस्टमेंट आपने नहीं लेनी। सो मैं कह सकता हूं कि इसको एक्सक्लूड करना है। और अगर कोई ऐसी मटेरियल एडजस्टमेंट आ जाए इस पीरियड में, तो यकीनी बात है अगर इस पीरियड में आ रही है तो पी की बुक में आ रही है, तो पी की बुक वाली एक्सक्लूड नहीं की जाएगी। कौन सी एक्सक्लूड की जाएगी? बल्कि इंक्लूड की जाएगी। तो आप इसको बाकायदा इंक्लूड करो। तो बहरहाल मैंने पहले भी कहा कि हमें इसमें डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये हमारे सिलेबस को कवर नहीं करता, ठीक है, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 3 मंथ्स है, डिफरेंस जो है वो अगर 3 मंथ से ज्यादा है, तो उस सूरत में आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले पीरियड को इक्वलाइज करोगे, पीरियड शुड बी इक्वलाइज, यानी ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, एंड देन कंसोलिडेट इट। फिर मुझे चाहे 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी पड़े और उन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 6 मंथ का पीरियड एक से उठाऊंगा, 6 मंथ का पीरियड दूसरी से उठाऊंगा, या जो भी डिफरेंस है 4 मंथ है, 5 मंथ है, और उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करके पहले उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वलाइज करूंगा और उसके बाद मैं इसको कंसोलिडेट करना शुरू करूंगा, ठीक है। ये तो बेसिक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि कंसोलिडेशन होती क्या है। अब कंसोलिडेशन में हमारे सिलेबस में क्या क्या कवर हो रहा है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। नंबर 2, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर हम डिस्कस करेंगे IAS 27 के साथ के इफेक्ट्स, यानी जहां एसोसिएट कंपनीज आ जाएंगी, उसके इफेक्ट्स कंसोलिडेशन पे क्या होंगे, ठीक है। ये 3 हिस्से में ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, 3 हिस्सों, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा और 3 हिस्सों में हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसके मैं एक स्पेसिफिक नोट्स बनवाया करता हूँ, उसको ज़रा साथ साथ आपने बनाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, जब भी आप इसको रिवाइज करने लगोगे आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो लिखिएगा, सबसे पहली हेडिंग दिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, consolidated statement of financial position।
जी, इसका बेसिक रूल लिखिएगा, लिखिए बेसिक रूल। ऑल एसेट्स and liabilities shall be added as line by line item, as line by line item लाइन बाय लाइन आइटम का मतलब क्या है कि यानी कैश कैश में प्लस होगा, कैश एट बैंक में प्लस होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल में प्लस होंगे, प्लांट पीपीई में प्लस होगा, इंटेंजिबल में प्लस होंगे, लाइन बाय लाइन आइटम। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल बी एडेड एज लाइन बाय लाइन आइटम। ठीक है, आगे लिखे हाउएवर cost of investment, however cost of investment in S का मतलब सब्सिडरी लेंगे, P का मतलब पेरेंट। however cost of investment in S shall be cancelled against equity portion of S company। और इसको इन डेप्थ कल डिस्कस करूंगा कि इसका करना क्या। सर ये लास्ट लाइन रिपीट कर दें। however cost of investment however the cost of investment in S shall be set off against equity portion of subsidiary company